अच्छा, आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। कंफर्म कर दें। जी सर। गुड। ओके, सो हियर इज द प्रेजेंटेशन। आज का हमारा टॉपिक है, थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा। और आई डोंट नो कि आपने कभी ये चीज़ें कभी पहले पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं। थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। आपका स्टैटिस्टिक्स का बैकग्राउंड है आपका? कभी आपने कुछ सिलेबस पढ़ा हो स्टैटिस्टिक्स का? सर आप स्टार्ट किया पर ना बेसिक्स ही पढ़े हैं थोड़े से। हम्म। बैकग्राउंड तो नहीं है। बैकग्राउंड तो एमबीबीएस का है ना। आपका एमबीबीएस है ना आपका? जी जी जी। यू आर करंटली स्टूडेंट और आप कर चुकी हैं? एमबीबीएस कर चुकी हूँ मैं। मास्टर्स में मैंने एडमिशन लिया है तो वो उसमें मतलब एमपीएच में ना तो उसमें है। ओके यूजीसी ओके, की। राइट। ठीक है, चलें, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली आज का हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें हम ये देखेंगे नल हाइपोथेसिस क्या होता है, और काइट स्क्वायर क्या होता है, वन सैंपल टी टेस्ट क्या होता है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट क्या होता है, पेयर्ड टी टेस्ट क्या होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो जब हम नल हाइपोथेसिस, जब हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं स्टैट्स के अंदर, तो ये चीज़ें वहाँ पे अप्लाई की जाती हैं। ठीक है। सो मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे चलता हूँ। पहले थोड़ा सा मैं आपको नल हाइपोथेसिस के बारे में बता दूँ। सो बेसिकली नल हाइपोथेसिस, ये बेसिकली एक क्लेम होता है। नल नहीं, जो वर्ड है वो हाइपोथेसिस होता है, जैसे कि आपको इस बॉक्स के अंदर नजर आ रहा है। हाइपोथेसिस इज अ क्लेम इन स्टैटिस्टिक्स। क्लेम ऑफ व्हाट? टेस्टिंग हाइपोथेसिस इज अ प्रोसेस to test a hypothesis about the value of population parameter on the basis of sample drawn from the population। तो बेसिकली आपके पास एक पॉपुलेशन का डाटा है। जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो बेसिकली वो कोई लोगों का ग्रुप होता है। अब इसमें अगर पॉपुलेशन और सैंपल को समझना चाहें तो पॉपुलेशन आप इस तरह से एज्यूम कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आप आपके यूनिवर्सिटी के टोटल स्टूडेंट्स है 5000। जब हम उस यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपकी टोटल स्ट्रेंथ 5000, दैट इज योर पॉपुलेशन। लेकिन आप पूरी यूनिवर्सिटी में से एमपीएच की एक क्लास को उठा के उन स्टूडेंट्स के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं, दैट विल बी ए सैम्पल साइज। ठीक है ना? तो सैंपल पॉपुलेशन का ये कॉन्सेप्ट होता है। तो हाइपोथेसिस क्या होता है कि आप किसी एक सैंपल साइज को, जो भी कोई एक, आप बड़े ग्रुप में से, यूनिवर्सिटी में से एक क्लास को पिक कर लेते हैं फॉर एक्सपेरिमेंट। सैंपल साइज के ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उनको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। फर्दर, इन अदर वर्ड्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज एन एक्ट इन स्टैटिस्टिक्स, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। एक्ट इज स्टैटिस्टिक्स वेयर एन एनालिस्ट टेस्ट एन assumption रिगार्डिंग अ पॉपुलेशन पैरामीटर। अच्छा, अब ये बेसिकली ये है कि आप एक अजम्पशन लगाते हैं और आप उस अजम्पशन को चेक करते हैं कि क्या जो मैं क्लेम कर रहा हूँ क्या ये वो ठीक है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप ये अज्यूम करते हैं, आपकी ये अजम्पशन है कि आपकी क्लास के अंदर अगर 50 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से 25 फीमेल्स हैं, 25 मेल्स हैं, तो आपकी ये अजम्पशन है कि इन मेल्स ग्रुप की जो एवरेज हाइट है वो फीमेल ग्रुप की एवरेज हाइट के बराबर है। दैट इज योर अजम्पशन। ठीक है। या आप ये कह सकती हैं कि मेल ग्रुप की जो एज है, एवरेज एज है मेल ग्रुप की, वो फीमेल ग्रुप की एवरेज एज के बराबर है। तो दैट इज योर अजम्पशन, दैट इज योर हाइपोथेसिस। ठीक है। अब इसको टेस्ट कैसे किया जाता है उसके लिए आगे मैं आपको स्लाइड पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली दो किस्म के हाइपोथेसिस होते हैं। एक नल वर्सेस अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये उसकी हेडिंग है। बेसिकली दो किस्म के हाइपोथेसिस, एक नल हाइपोथेसिस होते हैं। नल हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं एच नोट के साथ। ये जो एच के साथ आपको एक जीरो नजर आ रहा है, बेसिकली एक सिंबल है। एच नोट का मतलब है कि ये आपकी एजम्पशन है, नल। जब नल है तो इसका मतलब है नो। बस ये अपने थंब रूल याद रखना है। ठीक है। नल मीन नो। तो इसमें आप ये क्लेम कर रहे हैं कि, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, कि जैसे हम ये अजम्पशन लगा रहे हैं कि दोनों ग्रुप जो हैं मेल और फीमेल, आपकी क्लास की बात कर लेते हैं,
दोनों की एज, एवरेज एज या एवरेज इनकम या एवरेज कंजम्पशन या एवरेज हाइट, कुछ भी नॉमिनल जो आपका, सॉरी, न्यूमेरिक वेरिएबल है, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं ना, दोनों के एवरेज एज बराबर नहीं है। नल हाइपोथेसिस मीन, आई होप, आई हाइपोथेसिस विच इज टू बी टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन। तो नल का मतलब ही ये है कि हम इसको टेस्ट करेंगे, और नल का मतलब रिजेक्शन है, नॉट। और अगर आप इसको अंडरलाइन में देखें, अंडर द अजम्पशन दैट इज ट्रू इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। और ये बेसिकली होता क्या है, दैट प्रिडिक्ट्स देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। नो रिलेशनशिप मीन कि आप ये कह रहे हैं कि भाई इन दोनों में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, मेल और फीमेल की एज का क्या रिलेशन है आपके आपके मुताबिक, या आप क्या अज्यूम कर रहे हैं, या आपकी क्या ओपिनियन है कि मेल और फीमेल ग्रुप की हाइट बराबर हो सकती है या नहीं हो सकती, एवरेज इनकम बराबर हो सकती है नहीं हो सकती। सो दैट काइंड ऑफ थिंग। सो बेसिकली नल मीन नॉट, नो रिलेशन। लेकिन जब आप इसको टेस्ट करते हैं तो दो ही उसके आउटकम्स होते हैं, या तो ये कि आपकी एजम्पशन जो है वो ठीक होगी, या आपकी एजम्पशन के ऑपोजिट को रिजल्ट आएगा। आपकी एजम्पशन ये है कि दोनों ग्रुप्स की एवरेज एज या एवरेज हाइट बराबर है, ये आपकी एजम्पशन है। और अगर नल है तो ये फिर ये रिजेक्ट होगा, देर इज नो एसोसिएशन, नो रिलेशनशिप। लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि जब आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया और इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो हम अब आगे स्टडी करेंगे, उस पैरामीटर की बेस पे हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें ये बताएगा कि नहीं, देर इज अ रिलेशनशिप। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव या इनिशियल हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि एनी अदर हाइपोथेसिस विच वी एक्सेप्ट व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। मतलब जब आपने एक्सपेरिमेंट्स किया, आपने पी वैल्यू देखी जो हम आगे स्लाइड में देखेंगे, तो आपने ये देखा कि आपने जो क्लेम किया था, तो देर इज नो रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि जब आपकी पी वैल्यू लेस देन 5 है, 5% है, तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, उस अजम्पशन को, जो आपकी अजम्पशन थी कि देर इज नो रिलेशनशिप। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा, देर इज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अबव नल में क्या है, नो रिलेशनशिप। और ऑल्टरनेटिव में क्या है, यस देर इज अ रिलेशनशिप। अब ये यस और नो कैसे होगा, इसको हम चेक करेंगे अगली स्लाइड्स के अंदर, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करते हुए। सो अगेन, एग्जाम्पल नल हाइपोथेसिस, एवरेज एज ऑफ men इज नॉट इक्वल टू वुमेन। ये क्या है आपका नल हाइपोथेसिस है। अगेन नल हाइपोथेसिस, एन मीन नो, तो नल से आपने नो जहन में रखना है। क्लेम क्या है, एवरेज एज ऑफ men इज नॉट इक्वल। तो जब एक्सपेरिमेंट्स के लिए जा रहे हैं आप, तो आपके पास ये दो ही स्टेटमेंट हो सकती हैं, आपका एजम्पशन दो ही बेस पे होगा। या तो आप कहेंगे कि मैन आर नॉट इक्वल टू वुमेन इन टर्म्स ऑफ एज। ठीक है, और दूसरा ये है कि उसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा, अगर आपके ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, जब आप एक टेस्ट एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और पी वैल्यू वैसी नहीं आती जो थंब रूल है, तो फिर उसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा, यस एवरेज एज ऑफ मैन इज इक्वल टू वीमेन। तो ये उसके नल हाइपोथेसिस के दो अजम्पशन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एंड लेट्स मूव ऑन। अभी हमारे पास इस नल को टेस्टिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट हैं, टी टेस्ट एंड नोवा टेस्ट। ठीक है, सो इन नोवा टेस्ट, if nominal variable has more than two factors we use one way ANOVA। ठीक है, सो इसकी क्या कंडीशन है, अगर हम दो नोवा वेरिएबल्स के अंदर हम बेसिकली दो फैक्टर्स लेते हैं, हाइड दिस। वन वे एनोवा क्या होता है, बेसिकली इसमें हम दो फैक्टर्स लेते हैं, नॉमिनल वेरिएबल हैज मोर देन टू फैक्टर्स। इसमें इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से करना, वी यूज वन वे एनोवा। इसको हम अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे। थंब रूल आपने ज़हन में रखना है, जो भी सिग्निफिकेंस लेवल है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा, अगर पी वैल्यू इज लेस देन 5%, देर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द टेस्टिंग वेरिएबल्स एज पर फैक्टर। अच्छा, ये है व्हाट इज द डिफरेंस। ठीक है, तो ये इसके कुछ हिंट्स हैं। सो हिंट क्या है, वन नॉमिनल वेरिएबल एंड और कैटेगोरिकल वेरिएबल एंड वन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। ठीक है,
एंड मैंडेटरी वेरिएबल्स ऑप्शन इज ग्रेटर देन 2। ओके, सो इसको हम परफॉर्म कर लेते हैं वन वे और नोवा को। अब हमारे आज के इस क्लास के अंदर हमने कुछ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। एक वन वे नोवा, एक वन सैंपल टी टेस्ट है, एक इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है, एक पेयर सैंपल टी टेस्ट है। इट्स ऑल अबाउट हाइपोथेसिस, ठीक है। सो लेट मी गो फॉर दिस फर्स्ट स्लाइड। वन वे नोवा, वन वे नोवा पे आपको जाने से पहले, आपको अप्लाई करने से पहले आप फाइल पे आएंगे ऑब्वियसली, और एनालाइज में जाएंगे, और ये सारे किस्म के जो टेस्ट हैं वो यहाँ पर हैं, ठीक है। वन वे अनोवा टेस्ट, इसमें बेसिकली आप क्या करेंगे, आप अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, आप ये सारी कंडीशंस अप्लाई करने से पहले, मैंने वो सारे हिंट्स यहाँ पर मेंशन किए हैं, यू कैन रीड इट, यू कैन ट्राई दिस। सो सबसे पहले, वन नॉमिनल वेरिएबल हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स, ठीक है। टू फैक्टर से मुराद ये है कि उसके अंदर दो ऑप्शंस होने चाहिए, ठीक है। और आपने क्या करना है, वन नॉमिनल एंड वन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, ठीक है। सो डिपेंडेंट क्या है जी, इसमें लेट से हम एज को ही लेके चलते हैं, डिपेंडेंट इज दिस एज वेरिएबल। और इसमें अगर हम डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर ले आए फैक्टर, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स में जाके आप इसमें कुछ चीज़ों को अगर मेंशन करना चाहें, इसको बाय डिफ़ॉल्ट एज इट इज़ रहने देते हैं, क्योंकि ये सारी उसकी डिटेल्ड स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पर आप पोस्ट डॉक में जाके आप इनमें से किसी भी जो आपकी स्टडी से रेलिवेंट है, देर आर मल्टीपल, अब हर टेस्ट के पीछे एक पूरी साइंस है, तो उसके लिए यू हैव टू गो थ्रू स्टैटिस्टिकल थ्योरीज। सो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। आई डोंट नो कि मेरे ख्याल में एक टुकीज एक टेस्ट होता है, लेट मी ट्राई दिस कॉन्टीन्यूस, और अगर आप इसमें सिग्निफिकेंस लेवल रखना चाह रहे हैं तो 0.5% इज़ देयर। कॉन्टिन्यूस पे क्लिक, कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए, ऑप्शंस पे जाइए। अब यहाँ पे अगर आप उसके डिस्क्रिप्टिव भी चाहिए तो डिस्क्रिप्टिव पे क्लिक कर लीजिए। कॉन्फिडेंस इंटरवल इज़ 95%। और अगर आप इसमें प्लॉट करना चाह रहे हैं, चीज़ों को प्लॉट कर लीजिए। ये सारे ऑप्शंस हैं, ये सारे मतलब उस टेस्ट से रेलिवेंट है। क्लिक ओके एंड प्रेस ओके, एंड यू सी के यस, सो यू सी कि देर इज़ अ प्लॉट, उसने एक जनरेट कर दिया है। अब इसमें जो हमारे से रेलिवेंट है ये डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव में आपको पता है कि टोटल सैंपल साइज आपका आ जाएगा एज के, हमारे पास टोटल 496 केसेस हैं। मीन, मीडियन, मेल का मीन एवरेज कितना है, फीमेल का एवरेज कितना है, दिस इज़ ऑल अबाउट, ये सारा टेबल एज वेरिएबल के हवाले से, एज और मेल फीमेल के हवाले से, ठीक है। सो स्टैंडर्ड एविएशन, स्टैंडर्ड एरर, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये हमें पता है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन, इसका मतलब ये है कि अगर आपका मीन फॉर मेल इज़ 42.15, ये इन टर्म्स ऑफ नंबर्स है, और अगर आप इसको 95 टाइम दोबारा से कैलकुलेट करें, एक्सपेरिमेंट करें, तो भी ये इसका जो एवरेज है, ये जो वैल्यू है, ये इस रेंज से बाहर नहीं जा सकती। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन का मतलब ये है कि इस मीन जो आपका कैलकुलेट हो चुका है, अगर आप 95 टाइम्स दोबारा से इसको रीसर्कुलेट करें, दोबारा से इसका इसको एनालाइज करें, दोबारा से कैलकुलेट करें, तो भी इसका जो मिनिमम लोअर बाउंड और अपर बाउंड है वो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल वो यहाँ पे मेंशन कर दिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा टू नंबर्स लेस हो सकता है, या मैक्सिमम वन नंबर इंक्रीज हो सकता है। 42 से या तो 40 पे जाएगा या 43 पे जाएगा। सो दिस इज डिस्क्रिप्टिव। मिनिमम मैक्सिमम, यू नो दैट कि मिनिमम आपके किसी भी वेरिएबल के अंदर सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है, मैक्सिमम सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है। सो मूविंग फॉरवर्ड, अनोवा, दिस इज द टेबल। अब इसमें जो हमारे से रेलिवेंट जो एक चीज़ है, वो ये सिग्निफिकेंस लेवल है, ठीक है। ये हमारे से रेलिवेंट जो नंबर है सिग्निफिकेंस लेवल, बाकी सारी चीज़ें, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। आपका सैंपल साइज जितना भी टोटल होता है उसमें से आप वन माइनस कर देते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वन आ जा वन माइनस हो जाता है। जैसे आप देखिए, आपके यहाँ पे टोटल सैंपल साइज 496 है, मेरा कर्सर आप देख सकते हैं ऊपर वाले टेबल में, और यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम वन माइनस करने के बाद आपका टोटल सैंपल साइज 495 है। मीन स्क्वायर है, और फिर उसके बाद एफ वैल्यू है सिग्निफिकेंस। हमारे से रेलिवेंट ये सिग्निफिकेंस लेवल है इन ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। हमारे लिए जो हिंट है, जो
आप कह लीजिए थंब रूल होता है, वो सिग्निफिकेंस लेवल होता है। अब सिग्निफिकेंस लेवल जो है, अगर मैं स्लाइड पे वापस आऊं तो इसका मतलब यह है कि थंब रूल क्या है? इफ सिग्निफिकेंस लेवल इज लेस देन 5%, देर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द टेस्टिंग वेरिएबल एज पर फैक्टर। तो हम ये कहेंगे कि अगर आपका सिग्निफिकेंस लेवल इस एक्सपेरिमेंट के बाद वो 5% से कम है, तो हम ये समझेंगे कि देर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, अदरवाइज देर इज नो डिफरेंस। ठीक है? तो ये इसके एक थंब रूल है, वो आपने जहन में रखना है। ओके, सो हिंट क्या है? हिंट में हमने ये बता दी, जब आप इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो आपने एक नॉमिनल वेरिएबल लेना है और एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल लेना है। तो हमने एज को एज कॉन्टिन्यूस वेरिएबल लिया और जेंडर को नॉमिनल वेरिएबल लिया। और इफ मैंडेटरी इफ वेरिएबल ऑप्शन हैज टू देन मोर देन टू ऑप्शंस। सो फॉर एग्जांपल, इसको मैं अगर एक और वेरिएबल के साथ इसको एनालाइज करके देखते हैं, लेट मी डू इट। कंपेयर मींस वन वे अनोवा। इसमें अगर मैं इस जेंडर को एग्जिट कर देता हूँ और डिस्ट्रिक्ट को लेके देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज एज का क्या हिसाब है। तो हाँ, इसमें वाई डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास जो पॉसिबल ऑप्शन है, जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 4 हैं। एज में हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस मेल और फीमेल सिर्फ 2 ही थे फैक्टर्स। अगर आप इसको क्लिक कर लें तो यू सी कि आपके पास अकॉर्डिंगली मुख्तलिफ एक नंबर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये यूसी वन वे अनोवा, अब ये डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे नंबर्स आ गए। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज एज, मीन एज आ जाएगी। 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो 4 मीन एज, ये आप कॉलम देख सकते हैं। फिर अनोवा में वही सिग्निफिकेंस लेवल है। अब अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं तो दिस इज फॉर हायर देन द पी वैल्यू। पी वैल्यू कितनी मैक्सिमम होनी चाहिए जस्ट टू रिजेक्ट द नल? 5% और 0.05। तो ये 49.0%। तो इसका मतलब है कि देर इज नो एसोसिएशन बिटवीन ऑल दिस मीन, क्योंकि ये पी वैल्यू बहुत ऊपर है। मतलब जो एक्चुअल पी वैल्यू है वो लेस देन 5 होनी चाहिए। अगर आपका पी वैल्यू 5% से कम है, जो कि यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल आपको बता रही है, तो आप इसको जैसे इफ significance level is less than 5%, there is significant difference in the testing variable, तो there is a significant difference। लेकिन यहाँ पर हमारे पास p वैल्यू बहुत हाई साइड पे है, तो there is no difference। ठीक है? सो अगेन these numbers related to वो जो हमने एक टुकीज, एक हमने टेस्ट को पिक किया था, उसके हवाले से स्टेटिस्टिक्स हैं, और ये उसका प्लॉट है मीन का। तो ये बेसिकली ये उसकी डिफरेंट उसकी कैटेगराइजेशन है या इंटरप्रिटेशन है। सो ये तो था हमारा सबसे पहला टेस्ट। वी हैव डिफरेंट सिनेरियोज। ठीक है? सो नेक्स्ट पे आते हैं, वन वे वन सैंपल टी टेस्ट। सो वन सैंपल टी टेस्ट क्या होता है बेसिकली? बेसिकली ये वन सैंपल टी टेस्ट डिटरमाइंस वेदर द सैंपल मीन जो भी मैंने आपको एग्जांपल दी, कि आप एक यूनिवर्सिटी के 5,000 स्टूडेंट्स में से एक क्लास के और एक ग्रुप के स्टूडेंट्स को पिक कर लेते हैं सैंपल मीन, इज स्टैटिस्टिकली डिफरेंट फ्रॉम द नाउन और हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन मीन। सो इसमें जब वन सैंपल टी टेस्ट होता है तो इसमें क्या होता है? बेसिकली आप दो ग्रुप्स के मीन को एनालाइज कर रहे होते हैं। पॉपुलेशन मीन आपकी यूनिवर्सिटी के 5,000 स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन है, और आप उसके एक एवरेज मीन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एवरेज एज ऑफ 5,000 स्टूडेंट्स जो कि पॉपुलेशन मीन है इस सिनेरियो के अंदर, वो आती है लेट्स से 54.5%। 54.5%। लेकिन आपके पास जो सैंपल मीन है, जो आपने एक क्लास के ग्रुप को उठाया उस पूरी यूनिवर्सिटी में से, उसकी एवरेज एज आ रही है 52.5%। तो अब आप ये चेक करेंगे स्टेटिस्टिकली कि आप इन दोनों का आपस में किसी एसोसिएशन है या नहीं है, क्या ये दोनों डिफरेंट हैं या सेम है। सो हम इसमें चेक क्या करना जा रहे हैं? व्हेन वी वांट टू कंपेयर द सैंपल मीन टू द पॉपुलेशन मीन, ये दोनों जो मैंने हाईलाइट किए हैं, वी यूज वन सैंपल टी टेस्ट। सैंपल शुड बी स्केल डाटा विद ओनली वन सैंपल। ओके।
सो इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? गो टू दिस SPSS। यस। और अब हम वन सैंपल इसमें से उठाना चाह रहे हैं कंपेयर में वन सैंपल टी टेस्ट। पहले हमने अनोवा चेक किया, उसमें हमने एक नॉमिनल वेरिएबल लिया और एक हमने लिया कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, एज और जेंडर दोनों को चेक किया। अब इसमें हम वन सैंपल में क्या करेंगे? इसमें वैसे तो बाय डिफॉल्ट मैंने इसमें वो एक्सपेरिमेंट किया हुआ, तो इसमें हम एज को ले लेते हैं या स्कोर को ले लेते हैं, एनी वेरिएबल। अच्छा, जब एज की हमने एग्जांपल दी तो एज को उठा लेते हैं। अब ये जो एज का वेरिएबल है ये बेसिकली आपकी क्लास का सैंपल साइज है। आपकी क्लास के 50 स्टूडेंट्स का एज वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन आपकी ये अजम्पशन है टेस्ट वैल्यू। आपको ये पता है कि आपकी यूनिवर्सिटी की तमाम स्टूडेंट्स, 5000 स्टूडेंट्स की एवरेज एज जो है वो 54.5 या 55 है, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे। इट कैन बी एनी नंबर। और ये भी आपके पास कहीं ना कहीं रेफरेंस अवेलेबल होता है। आप रैंडम बात नहीं कर रहे होते। आप जो पॉपुलेशन का मीन है आप उसको भी कहीं ना कहीं से कोट कर रहे होते हैं, किसी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी जगह पे ये रेफरेंस होगा। अब आप इन दोनों को चेक करना चाह रहे हैं। वन सैंपल टी टेस्ट के अंदर पॉपुलेशन मीन को सैंपल मीन के साथ टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ऑप्शन पे जाइएगा, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ओके फाइन, प्रेस ओके, एंड यू सी वन सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट के अंदर उसका पॉपुलेशन टोटल सैंपल साइज आ गया, एवरेज एज आ गई 42.83, स्टैंडर्ड एविएशन आ गया, स्टैंडर्ड एरर आ गया। वन सैंपल टी टेस्ट क्या है? अब इसमें टेस्ट वैल्यू, इफ़ यू रिमेंबर, तो मैंने टेस्ट वैल्यू रखी हुई थी 55 विद अजम्पशन कि हमारे पास ओवरऑल पॉपुलेशन की एवरेज एज है और यूनिवर्सिटी लेवल की वो 55 ईयर्स है। ये हमारी अजम्पशन है और उसने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। लेकिन जब इसको कैलकुलेट किया गया हमारे सैंपल साइज को, जिसका सैंपल साइज 496 है, यू कैन अज्यूम दैट कि आपने जिस ग्रुप को उठाया वो 496 स्टूडेंट्स हैं। वो ग्रुप है एक, आपने जिसका जिसका सैंपल साइज लिया है। तो उसका उसके आपके पास ये टी वैल्यू आ जाएगी, सिग्निफिकेंस लेवल है, मीन डिफरेंस आ जाएगा। जो चीज़ इसमें देखने वाली है वो ये सिग्निफिकेंस लेवल है, टू टेल्ड सिग्निफिकेंस लेवल। रिमेंबर, आपने हर इस तरह के एक्सपेरिमेंट के अंदर सिग्निफिकेंस लेवल को ही फोकस रखना है। अच्छा, अब सिग्निफिकेंस लेवल में क्या बता रहे? इट्स लेस देन 0.001। इसका मतलब क्या होगा? एजम्पशन क्या थी हमारी इस प्रेजेंटेशन के अंदर, स्लाइड के अंदर? इफ सिग्निफिकेंस लेवल इज लेस देन 5%, ठीक है, लेस देन 5%, ये हमारी एजम्पशन है। ये थंब रूल है बेसिकली। We reject the null hypothesis. It means that there is a significance difference between sample mean and population mean. So, null hypothesis, if you remember, जब हमने यहाँ पर null hypothesis की बात की थी तो null hypothesis का मतलब क्या था? Not, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे null hypothesis इस टेस्ट के अंदर क्या था कि there is not any difference between यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट्स एंड सैंपल साइज। सैंपल में से जो हमने एक सैंपल उठाया था उसकी दोनों की एज, एवरेज एज के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। बट आफ्टर कंक्लूडिंग दिस, जो हमने यहाँ पे रिजल्ट्स फाइंड आउट किए ऑन द बेसिस ऑफ दिस पी वैल्यू, लेट मी शो इट हेयर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस पी वैल्यू जो कि 5% से कम है, बहुत कम है, अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0.1% बन रही है। इट शुड बी लेस देन 5%। तो हम ये कह रहे हैं कि रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। हम ये कह रहे हैं कि देर इज नो difference. It means, yeah, it means that there is a significant difference between sample mean and population mean. So null hypothesis का मतलब क्या था? कि there is no difference। हमने इसको रिजेक्ट कर दिया है और हम ये प्रूव कर रहे हैं कि आफ्टर दिस पी वैल्यू, yes there is a difference between mean and population mean, sample mean and population mean। आई होप कि आपको ये वन सैंपल टी टेस्ट आपको ये क्लियर हो गया होगा, हाउ इट वर्क्स, इसका क्या अंडरस्टैंडिंग है। सो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट क्या होता है कि इसमें आप कंपेयर करते हैं दो ग्रुप्स को। फॉर एग्जांपल,
इसमें आप एक वेरिएबल लेते हैं जो कि नॉमिनल हो सकता है, मेल फीमेल का, और उसको आप एसोसिएट करके देखते हैं इनकम या सीजीपीए या स्कोर या एज के हवाले से। ठीक है। सो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट क्या बताता है? इट कंपेयर्स द मीन्स बिटवीन टू अनरिलेटेड ग्रुप्स। वाई अनरिलेटेड? इसका मतलब ये है कि अगर मेल का सैंपल साइज, अगर आपके पास 50 मेल्स की इनकम की इंफॉर्मेशन है या सीजीपीए का नंबर है, दैट इज टोटली अनरिलेटेड विद द फीमेल ग्रुप। ठीक है ना? फीमेल का अपना एक प्रोपोर्शन है, अपना एक स्कोर है, अपना सीजीपीए, अपना इनकम लेवल है, और मेल्स का अपना इनकम लेवल है। तो द कंडीशन इज कंपेयर्स द मीन्स बिटवीन टू अनरिलेटेड ग्रुप्स ऑन द सेम कॉन्टिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, आगे वो हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? अब इसमें हम ले रहे हैं एक जेंडर के वेरिएबल को ले रहे हैं, और उसके बाद हम ले रहे हैं सी जी पी ए या इनकम लेवल। सो लेट मी ट्राई दिस हेयर। ये दिस इज़ अ थर्ड एक्सपेरिमेंट। एनालाइज में जाइए, कंपेयर मीन्स में जाके ये हमारा इंडिपेंडेंट ही था मेरे ख्याल में। यस, रिसेट। ओके, सो ग्रुपिंग वेरिएबल्स। सो वे यहाँ पे ग्रुपिंग से मुराद वो ग्रुप है, वो डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, वो जेंडर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ग्रुपिंग से मुराद कोई भी नॉमिनल वेरिएबल, और टी टेस्ट से मुराद हमारा, हम इसमें फॉर एग्जांपल इनकम ले लेते हैं, टोटल एनुअल इनकम। क्लिक है, हमने क्वेश्चन नंबर 21 पिक किया जिसमें एनुअल इनकम है हमारे पास। ठीक है, और डिफाइन ग्रुप्स हैं। अब यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ग्रुप को डिफाइन करेंगे। ग्रुप वन क्या है? मेल। ग्रुप टू क्या है? फीमेल। हम उसको यहाँ पे मैनुअली 1 2 मेंशन कर देते हैं, ग्रुप वन और ग्रुप टू। कंटिन्यू। ऑप्शंस में जाके देख लेते हैं, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, प्रेस ओके एंड प्रेस ओके। सो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट हमारे सामने कैलकुलेट होके आ गया। अब इसमें हमारे पास मेल फीमेल का दोनों का बाइफिकेशन आ गया ग्रुप स्टैटिस्टिक्स के अंदर। उनका स्टैंडर्ड एविएशन, उसका स्टैंडर्ड एरर, मीन, एवरेज सारा आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में वही सेम इंफॉर्मेशन, एफ डिग्री आ गया, सिग्निफिकेंस लेवल आ गया, हमें इसमें सिग्निफिकेंस लेवल ही चाहिए। और सिग्निफिकेंस लेवल टू टेल्ड। बाकी ये इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड है, इक्वल वेरिएंस नॉट अज्यूम्ड है। बाकी इसमें कुछ और टेस्ट हैं जैसे इंडिपेंडेंट सैंपल इफेक्ट साइज है। तो बेसिकली हमारा जो कंसर्न है वो ये है। अब अगेन ये दोनों वैल्यूज़ 5% से ज़्यादा हैं। तो थंब रूल क्या है इस सिग्निफिकेंस लेवल को चेक करने के लिए, हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए? वाई अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस? थंब रूल आपने ज़हन में रखना है, इफ सिग्निफिकेंस लेवल इज ग्रेटर देन 5% वी विल एक्सेप्ट द नल, और अदरवाइज वी रिजेक्ट द नल। ठीक है। सो इसकी इंटरप्रिटेशन यहाँ पे देख लेते हैं। थंब रूल अगेन, थंब रूल, if significance level is less than 5% we reject the null hypothesis। null hypothesis क्या था? कि there is no association between male and female income group और between male and female CGPA, there is no association। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो p वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5 है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। वाई? अगर ये लेस देन 5 होते तो हम कहते कि देर इज नो, हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं कि यस देर इज नो एनी रिलेशनशिप। लेकिन जब हमारे पास उसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा आ रही है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों ग्रुप्स के लिए, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, तो 0.457, 0.409, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, इसको एक्सेप्ट कर देंगे, सॉरी। सो रिमेंबर दिस, वी रिजेक्ट द नल इफ p value is greater is less than 5%. If p value is greater than 5% we will accept the null. It means that there is a significant difference between group, gender group and age consumption और ग्रुप स्कोर, जो भी हम इसमें वेरिएबल ले रहे हैं। बेसिकली हमने इसमें दो वेरिएबल लिए हैं, एक ये वेरिएबल है इफ यू रिमेंबर जेंडर, और दूसरा एज भी हो सकती है, आप इसमें कंजम्पशन ले सकते हैं।
ये स्लैशेस आपको ये बता रहे हैं कि कोई भी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, एज, कंजम्पशन, इनकम, स्कोर्स, एवरीथिंग। सो दिस इज अ थर्ड टेस्ट। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास अब पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट आ गया, ये लास्ट टेस्ट है हमारे पास। अब ये पेयर्ड कहाँ पे यूज़ होता है? जब हमारे पास दो ऐसे सिनेरियोज, ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसमें बिफोर एंड आफ्टर का इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट इज यूज टू कंपेयर टू सैंपल साइज। पेयर्ड का मतलब ही टू है, ठीक है, रिमेंबर दैट, टू सैंपल साइज विच आर डिपेंडेंट। वी नीड टू फाइंड इज देयर एनी डिफरेंस इन टू सैंपल साइज। फॉर एग्जांपल, आपके पास आपकी कंपनी एबीसी, कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दिलवाती है, और वो ये देखना चाह रही है कि ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले एम्प्लॉयज़ का इंटेलेक्चुअल लेवल क्या था, या कोई भी स्किल जिसके ऊपर वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। डाटा हो सकती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो सकती है, एनीथिंग, योर सॉफ्ट स्किल हो सकती है कोई भी। तो कंपनी ये देखना चाह रही है कि बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेनिंग उनका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या था, उनके स्किल का लेवल क्या था, और आफ्टर द ट्रेनिंग स्किल्स, आफ्टर द ट्रेनिंग जो उनको प्रोवाइड की गई, 2 डेज, 5 डेज और 1 मंथ और जितना भी ड्यूरेशन, उनका स्कोर का क्या लेवल है। सो देर इज एन एग्जाम्पल, बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स। तो बेसिकली ये स्कोर है बिफोर एंड आफ्टर, प्री एंड पोस्ट। आपने सुना होगा, ये बड़ी एक कॉमन टर्म है, प्री एंड पोस्ट। आपने अक्सर किसी न किसी ट्रेनिंग में ये ज़रूर इसको ऑब्जर्व किया होगा। So you want to test whether the score before and after have any significant difference, ठीक है। So again, इसमें अब जो हमारी assumption है for this kind of activity वो ये है कि दोनों variable should be scale variable, ठीक है। both variables should be scale। स्केल से मुराद कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। मतलब आप ये बिफोर एंड आफ्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये नंबर्स के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं, हम नॉमिनल के ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते। नॉमिनल से मुराद अब जेंडर या डिस्ट्रिक्ट्स के नंबर्स के ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते। फिर ये है कि मस्ट बी डिपेंडेंट। यस, डिपेंडेंट है। प्री एंड पोस्ट दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। नो आउटलायर, इसमें कोई आउटलायर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका एवरेज नंबर स्कोर के अंदर 50 आ रहा है, लेकिन एक स्टूडेंट है उसका स्कोर 100 आ रहा है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज आउटलायर। सो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस होंगे। सो लेट मी ट्राई दिस वन। और हाउ टू फाइंड आउट दिस पेयर्ड, अगेन कंपेयर मीन्स के अंदर जाके पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैं इसको रीसेट कर लूँ। हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट। ये डमी वेरिएबल्स हैं, इसी एक्सपेरिमेंट के लिए रखे गए हैं। सो लेट मी ब्रिंग इट हेयर, और पोस्ट को भी मैं यहाँ पर इस साइड पे ले आता हूँ। तो यू सी पेयर्ड वेरिएबल्स। सो ऑलरेडी ये एक ऐसा स्ट्रक्चर इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, तो ओनली यू नीड टू पिक दोज वेरिएबल्स जिनको आप कंपेयर करना चाह रहे हैं। ऑप्शंस: 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंस, corrected standard deviation of the difference, average of variance letter pattern. Press OK, and here is a t-test for paired sample statistics. सो पेयर टेस्ट में हमारे पास दोनों केसेस में, प्री टेस्ट के अंदर और पोस्ट टेस्ट के अंदर 500 केसेस हैं, और इन दोनों का माइनर सा डिफरेंस है एवरेज का। प्री टेस्ट के अंदर 75.15, 75.15 स्कोर है, और पोस्ट टेस्ट के अंदर 75.25 स्कोर है। अच्छा, अब इसमें प्री एंड पोस्ट टेस्ट से मुराद हमारा स्कोर ही है, लेकिन माइनर, वेरी माइनर डिफरेंस। और ये बेसिकली उसके कोरिलेशन आ जाएगा आपके सामने, सिग्निफिकेंस लेवल कोरिलेशन का आ गया। दिस इज इम्पोर्टेंट अगेन, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, पेयर्ड डिफरेंसेस, मीन कितना है? -1.1%। और यस, हमें यहाँ से पता चल रहा है कि अगर हम इसको कैलकुलेट करें प्री को पोस्ट में से, तो -1% आना चाहिए, -1 ही आ रहा है। बेसिकली मेरे ख्याल में कैलकुलेट होगा, प्री में से पोस्ट कैलकुलेट हो रहा है, तभी -1% आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 20%, 20.82। और स्टैंडर्ड एरर मीन्स इतना आ रहा है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल, अगेन ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है ये मीन से ही रेलिवेंट होता है, उसका जितना डिफरेंस मीन आ रहा है उससे।
एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, वेरी मच हायर वैल्यू सिग्निफिकेंस लेवल। हमने दो नंबर्स को जो कि ऑटो या रैंडम नंबर से 95%, वो जो हमने प्री एंड पोस्ट के नंबर्स रखे होते, दैट इज नॉट द रियल नंबर, रैंडमली जनरेटेड नंबर्स है। अब उनका जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है पी वैल्यू, दैट इज वेरी हायर, वेरी हायर। मैक्सिमम इट शुड बी 5%, लेकिन इट इज 91.5%। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं, यू कैन सी माई कर्सर, तो 91.5% को 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 91.5% है। सो इसकी इंटरप्रिटेशन हम यहाँ से देख लेते हैं। थंब रूल: इफ सिग्निफिकेंस लेवल इज लेस देन 5%, वी रिजेक्ट द null hypothesis. It means that there is a significant difference between both sample means. लेकिन हम इसको रिजेक्ट नहीं कर रहे, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि देर इज नो significance different significant difference between both sample means. सो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही होंगी। ये थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, और ये स्टैटिस्टिक्स के हवाले से आपको कहीं ना कहीं अपने रिसर्च के अंदर ये यूज़ करनी पड़ती हैं चीज़ें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारा आज का टॉपिक ये कवर हो गया है। एंड दिस वाज सेकंड लास्ट क्लास। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, आखिरी क्लास की तरफ। सो जवाद और उमामा, आपका क्वेश्चन है या आपको कुछ इसमें कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। अच्छा, जवाद ने बड़ी क्विकली नो सर कहा, इसका मतलब जवाद को काफी अच्छे से समझ आ गई है। सो बताइए अगर आपका इसमें है कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है। नो सर, अब वो जब अप्लाई होंगे तो ही ज़्यादा बेटर समझ आएगा। चलें, गुड, सही है। चलें, हम इसको फिर कंक्लूड करते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी क्लास है फ्राइडे को, दैट इज़ द लास्ट क्लास ऑफ दिस कोर्स। हम इसकी मेरे ख्याल में कोई असाइनमेंट भी होगी तो आई चेक इट, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो शेयर कर लूँगा। सो कंक्लूडिंग इट, और आपके साथ ये प्रेजेंटेशन भी शेयर कर ली जाएगी, डेफिनेशंस वाली, इंटरप्रिटेशंस वाली। साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।